कल हमने हॉब्सियन कंसेप्ट ऑफ स्टेट ऑफ नेचर पढ़ लिया। आज हम लॉक का कंसेप्ट ऑफ स्टेट ऑफ नेचर पढ़ना है, क्योंकि तीनों थियरिस्ट जो हैं वो सपोर्ट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट की, कि स्टेट जो है एक कॉन्ट्रैक्ट का प्रोडक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट के माहिदे का नतीजा है। एक माहिदा हुआ है एक पर्टिकुलर स्टेज ऑफ हिस्ट्री पे, उस माहिदे की एज ए रिजल्ट ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट स्टेट वजूद में आई है, अथॉरिटी वजूद में आई है। तो ये मुख्तलिफ तस्वुर स्टेट ऑफ नेचर के बारे में तीनों का है, लॉक, हॉब्स और रूसो का। हॉब्स का टोटली डिफरेंट है लॉक और रूसो से, क्योंकि हॉब्स ने जो प्रेजेंट पिक्चर जो की है, पिक्चराइजेशन स्टेट ऑफ नेचर की है, क्योंकि एक फाउंडेशन है, इस फाउंडेशन को इन्होंने इसलिए बताया है कि इस पे स्टेट खड़ी हुई है। पहले एक कंसेप्ट बताना ज़रूरी था, इन्होंने एक मेंटल कंस्ट्रक्ट बनाया, एक मेंटल स्टेट बताई, जिस मेंटल स्टेट के अंदर उन्होंने बताया अपना एक घड़ा जहन में कि इस तरह से लोग रहते थे पहले, इस तरह से हम भी कहते हैं पिछले दौर में इस तरह से लोग, बड़े सुकून की स्टेज थी। किसी ने कहा नहीं बड़ी मुसीबत थी, लड़ाइयाँ थी, झगड़े थे, फिर अथॉरिटी वजूद में आई। लेकिन लॉक ने कहा कि स्टेट ऑफ नेचर में लोग पीसफुली रहते थे, अमन के साथ रहते थे, गुडविल था, म्यूचुअल असिस्टेंस था, पूरा अमन था वो स्टेट ऑफ नेचर। वहाँ सब लोग आपस में इकट्ठे रह रहे थे, सुकून से रह रहे थे, चैन से रह रहे थे। और नेचुरल लॉ था, कुदरत का कानून था, जिस नेचुरल लॉ ने लोगों को नेचुरल राइट्स भी दिए थे। और वो कितने राइट्स थे? राइट टू लाइफ थी, राइट टू लिबर्टी थी, और राइट टू स्टेट यानी राइट टू प्रॉपर्टी थी। ये तीन राइट्स वो एंजॉय कर रहे थे। एंजॉयबल स्टेट थी, गुडविल की स्टेट थी, गोल्डन एज इसने इसको कंसिडर किया है लॉक ने स्टेट ऑफ नेचर को। लेकिन इस गोल्डन एज से, इस गुडविल की स्टेट से, इस पीस की स्टेट से निकलने के लिए मजबूरियां बनी। वो क्या मजबूरियां थी? वो तीन मजबूरियां थी, और तीन चीज़ों की कमी थी। उन्हीं तीन चीज़ों की कमी की वजह से तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी। स्टेट ऑफ लिबर्टी वहाँ थी, लेकिन स्टेट ऑफ लाइसेंस नहीं था। इट लैक्ड थ्री इंपॉर्टेंट वांट्स, थ्री इंपॉर्टेंट चीज़ें जो थी, ये कमी थी वहाँ पे। वो क्या क्या थी? वो एक कोई इम्पार्शियल जज नहीं था, कोई सेटल्ड जज नहीं था, इसलिए वांट ऑफ एस्टैब्लिश्ड सेटल्ड नॉन लॉ की ज़रूरत थी। ये लॉ जो था नेचुरल लॉ था, इसको कोई डिफाइनर नहीं था जो इसको डिफाइन करे, इसको डिस्क्राइब करे, इसको इंटरप्रेट करे, या फिर इसको इन्फोर्स करे, लोगों को इसके जरिए से सहूलियत दे। ये नहीं था नंबर एक। दूसरी वांट क्या थी या नीड क्या थी? वो थी नीड ऑफ इम्पार्शियल जज। कोई ऐसे जज की जरूरत थी जो फैसला करे, जो इम्पार्शियल हो। वहां लोग नेचुरल राइट्स को अपनी तरह से इंटरप्रेट कर रहे थे अपने लिए, जिसको जिस तरह से लग रहा था अपने लिए नेचुरल राइट्स को इंटरप्रेट करने का तरीका, वो उसे अपने तरीके से इंटरप्रेट करता था। तो ये भी एक कमी थी। उसके बाद क्या था? वांट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर। कोई पावर नहीं थी जो इन्फोर्स उस लॉ को करता, जो लॉ पास किया जाता, जो ये नेचुरल लॉ था, इसको इन्फोर्स करने वाला कोई नहीं था। तो इसके लिए जरूरत थी, इसके लिए लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया, और इस स्टेट ऑफ नेचर से लोगों को निकलना पड़ा, और एक नई सोसाइटी को बुनियाद बनाना पड़ा। और उस सोसाइटी के बाद लॉक के मुताबिक फिडुशियरी के तौर पर, एतमाद के तौर पर गवर्नमेंट बनाई गई, अथॉरिटी को बनाया गया। थैंक यू।